पिछले वीडियो में हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ओरिजिन का जो रियल मोटिव था उससे रिलेटेड जो 3 थ्योरीज हैं और उन 3 थ्योरीज के व्यूज कौन है, ठीक है, क्या है। अब हम देखते हैं कांग्रेस तो बन गया, कांग्रेस के बारे में 3 विचार भी आ गए, लेकिन जब कांग्रेस बना तो उसका रियल मोटिव क्या था, उसका रियल ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको हम लोग देखते हैं। तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। पहला उद्देश्य था कि कांग्रेस के पहले जो भारत में छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन थे उनके जगह पे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें भारत के सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इसका मतलब है कि भारत के सभी लोगों द्वारा जो मत है वो दिया जा रहा है, उसका प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर जाना पड़ेगी। दूसरा, पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेट पीपल। लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना, उनको बताना कि आजादी क्या है, गुलामी क्या है, जो विभिन्न प्रकार के अधिकार है वो क्या है, न्याय क्या है, ये तमाम चीजों जो आधुनिक मूल्य आ रहे थे उसके हिसाब से लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना और उनको तैयार करना ताकि वो आगे चल करके स्वशासन और आजादी की मांग कर सके। लेकिन जरूरी यह है कि पहले वो उन चीजों को समझें, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग ये मान के बैठ गए थे कि ये हमारी नियति है, ये हमारा भाग्य है, अंग्रेज हमसे सुपीरियर है, हम इंफीरियर है, दे गवर्न टू रूल ओवर अस। इस प्रकार की भ्रांति फैली हुई थी। तो राजनीतिक रूप से लोगों को एक करना, उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी था। फाइट अगेंस्ट कॉलोनिज्म, जो उपनिवेश है, गुलाम बनाने की जो परंपरा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना। और इसमें उन्होंने केवल भारत को जो गुलाम बनाया था अंग्रेजों ने, केवल उससे वो आजादी नहीं चाहते थे। उन्होंने दुनिया में जहां कहीं भी जिस किसी देश को गुलाम बनाया गया था तो गुलाम देश के हक में भारत ने अपनी आवाज उठाई और जिस देश ने गुलाम बनाया था उससे एक अर्जी किया कि ये जो गुलाम बनाने की प्रथा है ये ठीक नहीं है, किसी भी सभ्य राष्ट्र को किसी दूसरे राष्ट्र को गुलाम बनाना ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से उन सारे देशों का भी समर्थन किया जो अन्य कई देशों द्वारा गुलाम बनाए गए थे। फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, ठीक है। तो क्या क्या राजनीतिक कार्यक्रम भारत में होने चाहिए, क्या क्या आर्थिक कार्यक्रम होने चाहिए, और उन राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रमों में हम बैकवर्ड व्यू से सोचेंगे या फॉरवर्ड व्यू से सोचेंगे। तो कांग्रेस ने फॉरवर्ड व्यू से चीजों को सोचा, यानी आधुनिक मूल्यों के साथ भारत में राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम क्या होने चाहिए, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल कार्यक्रम में भारत में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक स्फीयर की यदि बात करें तो भारत में आधुनिक जो इंडस्ट्रीज है वो होना चाहिए, ठीक है। ये तमाम बातें को कांग्रेस ने सामने रखा। प्रमोट नेशनलिज्म, भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना। मोबिलाइजिंग इंडियन पीपल एंड गाइड देम, भारतीय लोगों को आंदोलित करना ताकि वो अपने हक के लिए उठ खड़े हो सके, और फिर अगर उनमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो आगे बढ़कर के खुद उनको गाइड करना। रेजिंग इंडियन इश्यूज इन अ मैनर दैट कॉस्ट लीस्ट टू इंडिया बट इंपैक्टफुल। इन तरीकों से, ऐसे माध्यमों से भारतीय मुद्दों को अंग्रेजों के बीच उठाना जिससे भारत को कोई नुकसान ना हो, भारत में कोई दंगा ना हो, विद्रोह ना हो, भारत के खिलाफ अंग्रेज कोई दमनकारी नीति ना अपना सके, यानी भारत को कोई कीमत ना चुकानी पड़े लेकिन उसका प्रभाव अंग्रेजों पर ज्यादा से ज्यादा पड़ सके, इस तरीके के तरीकों की खोज करना। गैनिंग सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रोड, भारत एक गुलाम देश था और वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ना चाहता था। इसके लिए जरूरी था कि भारत को अपने देश के भीतर के विभिन्न जात, समाज, धर्म के लोगों का समर्थन मिले। इसके अलावा दुनिया में उन देशों का भी समर्थन हासिल हो जो गुलाम हैं और उन देशों का भी समर्थन हासिल हो जो दुनिया में सभ्य माने जाते हैं, जैसे अमेरिका है, उस समय फ्रांस है, जर्मनी है, हालांकि इन्होंने भी कई देशों को गुलाम बनाया था, ठीक है। तो उनको समर्थन हासिल करना। फोर्सिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिंग फॉरवर्ड सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ब्रिटिश सरकार पर इस प्रकार से दबाव बनाना कि ब्रिटिश सरकार अपना भला तो करे लेकिन साथ में भारत की जो सामाजिक राजनीतिक भलाई है, बेहतरी है, उसके लिए भी कुछ काम करे। जैसे जो सिविल सेवा है, सरकारी सेवा है, उसमें भारतीयों को रखा जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को पढ़ाया जाए, जो जुडिशरी सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, तो जितने प्रकार की सरकारी सेवाएं हैं उनमें भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़े, भारतीयों को शासन करने, प्रशासन करने के लायक समझा जाए। ये तमाम कोशिशें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल थी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक,
टुवर्ड्स आईएनसी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना तो मुसलमानों का क्या नजरिया था कांग्रेस के प्रति? शुरू में यह नजरिया ठीक नहीं था। शुरू में मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदुओं का संगठन मानते थे, अमीर लोगों का संगठन मानते थे, इसलिए वो कांग्रेस से दूर थे। और फिर सर सैयद अहमद खान जैसे व्यक्ति, उन्होंने खुद खुलेआम अपने समर्थकों से कहा कि कोई भी मुसलमान कांग्रेस में मेंबर नहीं बनेगा, हमारा जो लक्ष्य है वो कांग्रेस का विरोध करना है। और फिर मुसलमानों के लिए उन्होंने एक अलग से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। उसमें उन्होंने मुसलमानों को मेंबर बनाया। माने कुल मिलाकर के अंग्रेजों के साथ मिलकर के ये चाल थी कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन कांग्रेस में ना होने पाए, ताकि यह कहा जा सके कि कांग्रेस एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कांग्रेस भारत में रहने वाले सभी प्रकार के धर्म, जाति और लोगों का मत नहीं है। ठीक है, तो शुरू में इनिशियली मैनी मुस्लिम लीडर्स लाइक सर सैयद अहमद खान viewed it negatively, it माने कांग्रेस को नेगेटिवली देखा, and held that it is dominated by Hindus, और कहा कि ये हिंदुओं का समर्थक जो संगठन है, इसमें हिंदुओं की भलाई की बात होती है, अतः मुसलमान इससे दूर रहे। आईएनसी सपोर्टिंग वेस्टर्न कल्चर, कुछ मुसलमान भाई लोग ये भी समझते थे कि ये पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और पश्चिमी तरह से इस्लाम को खतरा है। जो वैल्यूज हम अपना सकते हैं वो तो अपनाएं, जैसे आधुनिक शिक्षा हम अपना सकते हैं, लेकिन खुलापन जो पश्चिमी संस्कृति में है उसको अपनाने से, तो इसलिए भी कुछ लोग कांग्रेस से दूर रहे। It did not address issues like poverty, social oppression etc. कुछ लोगों का मानना था कि कांग्रेस जो कि भारत की एक संगठन है, उसको भारतीयों के लिए काम करना चाहिए। भारत की गरीबी, भारत की दयनीय स्थिति, भारत की बेरोजगारी, भारत की कृषि, तमाम प्रकार के मुद्दों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ये मुद्दे कांग्रेस में उठाए नहीं जाते, इसलिए भी कुछ मुसलमान कांग्रेस से दूर थे। कुछ लोगों का कहना था इट इज डोमिनेटेड बाय एलिट्स एंड वेल्दी पीपल। कांग्रेस आम लोगों का संगठन नहीं है, इसमें कुछ अभिजात्य वर्ग के लोग और कुछ वेल्दी लोग ही इसमें हैं, अतः आम आदमी के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया था, ठीक है, जिसका पर्पस ही मुसलमानों को कांग्रेस में जाने से रोकना था। 1906 में मुस्लिम लीग नामक संगठन बनाया गया, यानी मुसलमानों के लिए एक अलग राजनीतिक पार्टी बन गई। ठीक है, तो धीरे धीरे इस प्रकार से मुसलमान ज्यादातर कांग्रेस की तरफ नहीं झुके। हाउएवर, हालांकि लिबरल मुस्लिम्स जो पढ़े लिखे आधुनिक मुसलमान थे, उनमें से ज्यादातर मुसलमान जो कट्टरपंथी नहीं थे वो कांग्रेस के साथ रहे, जैसे बहरुद्दीन तैयब है और फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ऐसे कई लोग कांग्रेस में रहे और तमाम उम्र रहे। इवन जब पाकिस्तान का भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो भी वो भारत में रहे, और आज भी दुनिया का दूसरी मुस्लिम जनसंख्या देश भारत में रहती है। तो जो लोग जानते थे, समझते थे, वो कांग्रेस का साथ था। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल व्यूज हैं मुस्लिम्स का। मॉडरेट फेज, अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सही शुरुआत कांग्रेस की स्थापना के साथ ही होती है। तो कांग्रेस की स्थापना से लेके 1905 तक का जो दौर है उसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, दोनों का मॉडरेट फेज, उदारवादी दौर कहते हैं। देखते हैं उदारवादी दौर क्या था। ये जो उदारवादी दौर था 1885 से 1905 तक अंडर लिबरल लीडर्स, इस दौर को मॉडरेट फेज कहा इसलिए गया क्योंकि इसमें ज्यादातर जो लीडर्स थे वो खुद लिबरल विचारधारा के थे। ठीक है, ईदर ब्रिटिश, या तो इनमें ज्यादातर लोग अंग्रेज थे या प्रो ब्रिटिश थे। प्रो ब्रिटिश माने अंग्रेजों के समर्थक थे। मोस्टली 60 ऑफ एजेस, उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो 60 वर्ष की आयु, उसमें 60 से भी कुछ ज्यादा, कुछ 60 के आसपास के लोग थे। और उम्र के हिसाब से आदमी जिस अवस्था में होता है उसकी विचारधारा वैसी हो जाती है। जनरली जो यूथ होते हैं उनमें रेडिकल अप्रोच होता है, लेकिन जो 50 प्लस के लोग हो जाते हैं तो उनमें एक लिबरल और मॉडरेट टेंडेंसी आ जाती है। तो ये मॉडरेट फेज इसलिए भी था। ठीक है, न्यू दैट, इसमें जो लोग थे वो ये जानते थे कि सॉलिड बैकग्राउंड ऑफ अ नेशनल मूवमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, कि अभी अंग्रेजों से सीधे लोहा लेने का वक्त नहीं आया है, एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन लॉन्च करने का वक्त अभी नहीं आया है। हेंस रिएक्ट मॉडरेट, अतः अंग्रेजों के साथ न बहुत झुक के काम करना है न बहुत तन के काम करना है, मॉडरेटली काम करना है। ठीक है, इसलिए ये मॉडरेट कहलाते थे। विद
ठीक है, रिएक्ट मॉडरेट विद ब्रिटिश एंड साइमल्टेनियसली एजुकेट पीपल। एक तरफ अंग्रेजों के साथ घुल-मिल के काम करते रहो, दूसरी तरफ अपने लोगों को एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार करते रहो, उनको एजुकेट करते रहो। बिलीव्ड टू ब्रिंग ग्रेजुअल चेंज, क्योंकि ये रेडिकल नहीं थे, उदारवादी थे, अतः इनका कहना था कि समाज में जो परिवर्तन आता है वो धीरे धीरे आता है, अतः हमें धीरे धीरे के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एंड अवॉइडेड डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई करना, सीधे सीधे उससे पंगा लेना, लोहा लेना अभी मुनासिब नहीं है। तो ये विचारधारा थी मॉडरेट्स की, इस हिसाब से मॉडरेट्स जो है वो काम करते थे। ठीक है, तो ये जो मॉडरेट लीडर्स हैं ये कौन थे? वही जो मैं पीछे आगे आपको पढ़ा चुका हूं, जिनके बारे में डिटेल, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये तमाम, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता, विलियम बैडरमर, पीछे जितने नाम हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है, वो सब मॉडरेट लीडर्स थे। ठीक, आइडियोलॉजी क्या थी मॉडरेट्स की, इनकी विचारधारा कि हम कैसे काम करेंगे? बिलीव इन जस्टिस ऑफ ब्रिटिश रूल, इनको ब्रिटिश शासन की जो न्याय पद्धति थी उस पर भरोसा था। एंड प्रोफेस्ड कंप्लीट लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये जितने मॉडरेट लीडर्स थे ये पूरी तरीके से भक्ति दिखाते थे अंग्रेजों के प्रति, उनके प्रति वफादार थे, उनके प्रति लॉयल थे, उनसे किसी प्रकार से पंगा लेना, लोहा लेना, उनको नुकसान पहुंचाना किसी भी तरीके से वो नहीं चाहते थे। ठीक है, उनके हृदय में परिवर्तन ला करके, उनको अपनी समस्याएं बता करके, उनसे रिक्वेस्ट करके वो परिवर्तन लाना चाहते थे। दूसरा, इंडिया वाज नॉट रेडी ऑन इट्स ओन लैग्स, इनका मानना था कि भारत अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, इतना सक्षम नहीं है कि सीधे वो ब्रिटिश साम्राज्य जैसी सत्ता से पंगा ले सके। ठीक है, ब्रिटिश सपोर्ट इज नीडेड, और भारत को खड़ा करने के लिए अभी हमें अंग्रेजों की जरूरत है। जब हम खुद खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पर, फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। ब्रिटिश बेसिकली वांटेड टू बी जस्ट विद इंडियंस, उदारवादियों का मानना है कि अंग्रेज तो चाहते थे कि हम भारतीयों के साथ न्याय करें, भारतीयों के साथ दया करें, भारतीयों के साथ भला करें, बट नॉट अवेयर अबाउट, नॉट शब्द नहीं लिखा मैंने वहां, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बट नॉट अवेयर अबाउट इंडियन प्रॉब्लम्स एंड डिमांड्स। लेकिन दिक्कत यह थी कि भारतीय क्या चाहते हैं, उनकी रीति रिवाज, उनकी कला संस्कृति, उनकी डिमांड्स, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है वो जानते ही नहीं, और जब वो जानते ही नहीं तो वो हमारे साथ न्याय कैसे कर सकते हैं जबकि वो न्याय करना चाहते हैं। तो मॉडरेट्स का कहना था हम यही काम करेंगे, हम भारतीयों की समस्या क्या है, उनकी रीति रिवाज क्या है, उनकी क्या डिमांड्स है, ये हम अंग्रेज सरकार तक पहुंचाएंगे, और फिर देखते हैं कि वो हमारी मांग सुनते हैं या नहीं सुनते। ठीक है, चौथी बात, ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया इज बून, इनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन एक वरदान है, एक अभिशाप नहीं है, इट इज नॉट अ कर्ज, इट इज अ बून थ्रू विच इंडिया कैन लीड टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, और इन्हीं के माध्यम से भारत आधुनिकीकरण कर सकता है। अतः इन्हें अगर अभी से हम मार कूट के भगा भी दें तो भारत पिछड़ जाएगा। भारत के आधुनिकीकरण के लिए, भारत को इंपावर करने के लिए ब्रिटिश सत्ता की बहुत जरूरत है भारत में। नॉट डिमांडिंग ईदर सेल्फ रूल और इंडिपेंडेंस, इन्होंने ना तो अंग्रेजों से यह कहा कि हमें हमारा शासन खुद करने दीजिए, हमें स्वराज दे दीजिए, हमें स्वशासन दे दीजिए, या एक कदम आगे बढ़कर हमें आजादी दे दीजिए, इन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं की। डिमांडेड इंडियन पार्टिसिपेशन इन वेरियस अफेयर्स, इनका मांग यह था कि ब्रिटिश शासन के जितने मामले हैं, चाहे सेना हो, पुलिस हो, न्याय व्यवस्था हो, इंडियन सिविल सर्विस हो, जुडिशरी हो, कुछ भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने मामले हैं उन सब में भारतीयों को भी भागीदारी मिलनी चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भागीदारी मिलनी चाहिए, तमाम मुद्दों और तमाम मामलों में भारतीयों को भी साथ में लेकर के काम किया जाए, ये इनका मांग था। अर्थात ये भारत से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना नहीं चाहते थे, ये अंग्रेजी सत्ता के अधीन रह करके ही अपना भला चाहते थे, ये बात ध्यान रखना है। ठीक, मेथड यूज्ड, ये अपनी बात अंग्रेज सरकार तक पहुंचाने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए कौन सा मेथड यूज करते थे? पहला मेथड है 3P। 3P में पहले P का मतलब है प्रेयर, फिर पिटीशन, फिर परसुएशन। प्रेयर माने हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे अंग्रेजों से कि भैया हमारी ये डिमांड है, उसका क्या हुआ, इस डिमांड को पूरी कीजिए। पिटीशन, याचिका, बार बार चिट्ठी लिखेंगे, याचिका देंगे। और परसुएशन, विनती करेंगे, अनुनय करेंगे, ये उनका तरीका था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन,
विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन संविधान और नियम कानून के दायरे में रहकर करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कानून का उल्लंघन करता हो। नॉन वायलेंस एंड पीसफुल मैनर्स, हम अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने में जो कुछ भी करेंगे उसमें हम अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीकों का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है। नॉट हर्टिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एक्सेट्रा, किसी भी तरीके से ब्रिटिश सरकार को, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या प्रशासनिक रूप से हो, ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना। क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन एंड यूनाइट देम, लोगों के विचारों को सुनना और लोगों को अपनी बात समझा करके उन्हें एक करना, यह इनका एक महत्वपूर्ण कार्य था। यूजिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एज अ प्लेटफॉर्म टू पास रेजोल्यूशंस, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पास करना। साल में एक बार दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन होता था। उस सम्मेलन में कांग्रेस हमें क्या मांगना है इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसके लिए प्रस्ताव पारित किए जाते थे। और जब ये प्रस्ताव वगैरह पारित करते थे तो अखबारों में चीजें छपती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक वो मैसेज पहुंच जाता था। यूजिंग प्रेस एंड लिटरेचर टू पुट देयर व्यूज, अखबार काफी मात्रा में आ चुके थे, इसलिए जितने जो राष्ट्रवादी नेता हैं, जितने मॉडरेट नेता हैं, वो सब जर्नलिस्ट भी थे। सबने अपने अपने अखबार निकाले, कुछ ने किताबें लिखी, ताकि अखबार और किताबों के माध्यम से हम अपनी समस्याएं अंग्रेज सरकार तक पहुंचा सकें। Establishing branches and sessions of Indian National Congress in various parts of India and Britain, भारत और भारत के बाहर भी कांग्रेस की शाखा स्थापित करना, कांग्रेस के सत्र भारत और भारत के बाहर भी आयोजित करना, ताकि हम भारत और भारत के बाहर के लोगों को बता सकें कि हमें गुलाम है और हमारे ऊपर किस प्रकार से शासन किया जा रहा है ब्रिटेन द्वारा और हम क्या चाहते हैं। ठीक है। अल्फ्रेड वेब आयरलैंड के व्यक्ति थे, उन्होंने लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ब्रांच खोली थी 1899 में। ठीक है, ताकि ब्रिटेन की जनता को भी बताया जा सके कि आप जो सभ्य कहते हैं अपने आप को, तो आप सभ्य माने जाने वाले देश और आपके जो शासन करता है वो भारत में किस प्रकार का शासन करते हैं। तो उनके ओपिनियन को भी बदलना एक बहुत बड़ा टास्क था इन मॉडरेट लीडर्स के पास। ठीक है, और हमने देखा है दादा भाई नौरोजी जैसे लोग थे जिन्होंने लंदन में कई ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया, जिसमें भारतीय भी सदस्य होते थे, अंग्रेज लोग भी सदस्य होते थे, और इन्हीं के माध्यम से ब्रिटेन में रहने वाले कई अंग्रेज, ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड के कई अंग्रेज भारतीयों के साथ सिंपैथी रखते थे। ठीक है, और फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर भारत में सुधार करने के लिए दबाव भी बनाते थे। जैसे अभी 30-35 लाख हिंदुस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने वहां की सरकार पर दबाव बनाया कि भारत को वैक्सीन बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो तुरंत भेजा जाए, और उनके दबाव में आकर के फिर अमेरिका सरकार ने वैसा किया। ठीक है, तो लोगों का मन बदलना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो हमारे प्रति सिंपैथी रखें और हमारी बात वो अपने तरफ से कहें। डिमांड्स, जो मॉडरेट लीडर्स थे उनकी क्या डिमांड थी? हम्बल डिमांड्स। पहली बात तो यह है कि उनके कोई कठिन डिमांड नहीं थे, बहुत नम्रता पूर्वक वो डिमांड करते थे। बाय पासिंग रेजोल्यूशंस, और इन डिमांड को करने के लिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता था वहां से कई प्रस्ताव पारित करते थे, और इन प्रस्तावों के माध्यम से वो बहुत हम्बल डिमांड करते थे। और वो डिमांड का संबंध किससे होता था? सिविल राइट्स। सिविल राइट का मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। ये मांग करते थे कि हमें भी बोलने की और हमारे प्रेस को वही आजादी मिलनी चाहिए जो आपके लोगों को मिला हुआ है। राइट टू ऑर्गेनाइज मीटिंग, सेमिनार एक्सेट्रा, हम भी अपने सभा सम्मेलन बुला सकें, पैम्फलेट छपवा सकें, अपने विचार हम लोगों तक पहुंचा सकें, ये सारे सिविल राइट्स हमको प्राप्त होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स क्या थी उनकी? एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स थी रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। चूंकि भारत सरकार, जो ब्रिटेन की सरकार है, भारत में ब्रिटिश इंडिया को चलाने के लिए जो पैसा खर्च होता था वो भारत से दिया जाता था, भारत के लोगों के टैक्स से दिया जाता था। और ये लोग अपने ऑफिस इत्यादि को चलाने में, जो उच्च पद के अधिकारी थे, उनके वेतन में, उनके पेंशन में इतना ज्यादा पैसा खर्च करते थे कि जब कभी भी ब्रिटेन के पास, भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के पास जाओ कि पुल बनवा दो, नहर बनवा दो, स्कूल बना दो, तो बोलते थे पैसा ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने कहा कि आप अपना जो एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं पब्लिक ऑफिस, सार्वजनिक कार्यालयों में जो पैसा खर्च करते हैं उसमें कमी लाएं, एंड रन देम फॉर वेलफेयर मेजर्स, और वो जो पैसा बचेगा उससे भारत में कल्याणकारी काम करें, नहर पुलिया बनवाएं, ठीक है, गरीबों के लिए कुछ कदम उठाएं। इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, जो भारत में जितने प्रकार की नौकरी चाकरी है उनका भारतीयकरण किया जाए,
उनकी परीक्षाएं भारत में होनी चाहिए, उनका सिलेबस भारत के हिसाब से होना चाहिए, उसमें भारतीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म, कृषि में सुधार लाया जाए, कृषि बैंक की स्थापना की जाए, कृषकों को क्रेडिट दिया जाए, लोन दिया जाए, अच्छे क्वालिटी के सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन की व्यवस्था की जाए, ये तमाम मांग उन्होंने मांगा। प्रोटेस्ट डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, इसके अलावा जो ऐसे कानून बनते थे जो डिस्क्रिमिनेटरी थे, डिस्क्रिमिनेटरी माने भारतीयों पर अलग तरीके से लागू होगा, अंग्रेजों पर अलग तरीकों से लागू होगा, तो ऐसे कानूनों का विरोध करना, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ऐसे कई कानून आए जिनका इन्होंने विरोध किया। कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड क्या था इनका? इंक्रीज पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को भी जगह मिलनी चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। अभी ज्यादातर पावर गवर्नर जनरल या वाइसराय के हाथ में होता था, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह सब दिखावे के लिए था, तो इन्होंने कहा भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल की शक्ति बढ़ाई जाए, माने उसको वास्तव में आज का जो संसद होता है उस प्रकार से उसको काम करने लायक बनाया जाए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिमांड थी। इकोनॉमिक फील्ड में ब्लेमिंग ब्रिटिश पॉलिसीज व्हिच कॉज पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया, अंग्रेजों की ऐसी नीतियों की निंदा करना जो भारत में गरीबी, बेरोजगारी और भारत की पिछड़ेपन का कारण है, जैसे इकोनॉमिक ड्रेन या ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी हमने पढ़ी है, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, नमक कर लगाया जाता तो बहुत ज्यादा। कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल मैटर्स, भारतीय लोगों को बजट पर चर्चा करने के लिए उनका अधिकार नहीं था, तो ये चाहते थे कि वित्तीय मामलों में भारतीयों का नियंत्रण हो। जब लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठे तो भारतीय लोग भी बजट पर प्रश्न पूछ सकें और आप उसका उत्तर भारतीयों को दे सकें। रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑफ आर्मी, आर्मी में जो आप भयानक पैसा खर्च करते हो और भारत की सेना को अफगानिस्तान, नेपाल यहाँ सब लड़ने को भेजते हो, तो इस आर्मी के सेना में जो है खर्च आप कर रहे हैं उसमें कटौती किया जाए। मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में वैसे ही आधुनिक उद्योग लगाए जाए जैसे आप ब्रिटेन में लगा करके ब्रिटेन का भला कर रहे हो। कट इन होम चार्जेस, होम चार्जेस क्या है? भारत के पैसे का उपयोग ब्रिटेन जहां जहां करता था उसको होम चार्जेस कहते थे। जैसे भारत में जितने सरकारी कर्मचारी थे वो सब अंग्रेज थे ज्यादातर, उनका वेतन, सैलरी, पेंशन, उनके रहने खाने पीने का सारा खर्चा, इसके अलावा जो ब्रिटेन की बहुत सारी कंपनियां भारत में आती थी वो मुनाफा कमा करके ले जाती थी, इन सबको होम चार्जेस कहा जाता था, ठीक है। तो इन सारे पैसों में कटौती किया जाए, ये कुछ बड़े डिमांड थे जो शुरू के मॉडरेट लीडर्स थे। अब ये सारे डिमांड तो हुआ, कंट्रीब्यूशन क्या है उनका? कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक क्रिटिक एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म, मॉडरेट ही पहले लोग थे जिन्होंने बताया कि भारत में अंग्रेज लोग किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं आर्थिक रूप से। दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने अपने अपनी किताबों के माध्यम से, अपने अपने आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से बताया कि किस हद तक शोषण अंग्रेज लोग भारत में करते हैं और किस तरीके से भारत का धन निकल करके ब्रिटेन जा रहा है। तो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और इन्हीं के माध्यम से भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसने आगे चल करके राजनीतिक राष्ट्रवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया। डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इन्होंने संवैधानिक सुधार, लेजिस्लेटिव काउंसिल में सुधार करें, इंडियन सिविल सर्विस में सुधार करें, अनेक सुधार की मांग की, ठीक है, जिसके कई परिणाम निकले। उदाहरण के लिए 1862 से 1892 इन 30 सालों में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था गवर्नर जनरल का या वाइसराय का, उसमें केवल 45 भारतीयों को लिया गया था 30 साल में, यानी प्रति साल 1.5 भारतीय। जबकि नियम क्या बना था 1858 और फिर 1861 के एक्ट में कि 6 से 10 भारतीयों को लिया जाएगा प्रति साल, लेकिन लिए कितने? 1.5 आदमी, ठीक है। इसलिए मॉडरेट लीडर ने डिमांड किया एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक्सपेंशन माने उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। रिफॉर्म इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, रिफॉर्म माने भारतीयों को ले तो लिया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता, वो प्रश्न पूछ नहीं सकते, बजट पर चर्चा नहीं कर सकते, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, ऐसे तमाम अधिकार उनको दिए जाए, ठीक है। इनका रिजल्ट ये हुआ कि 1892 में एक कानून पास हुआ जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ICA मैंने लिखा है वहां पर, ठीक है। और इस कानून में नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल माने भारतीय लोगों की संख्या जो पहले 6 से 10 हुआ करती थी उसको बढ़ा करके 10 से 16 कर दिया गया। और इसके पहले जो वो 6 से 10 होते थे ये अपॉइंट होते थे, इलेक्शन नहीं होता था, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर अंग्रेज अपनी मर्जी के लोगों को चुन लेते थे, ठीक, वो सब अंग्रेजों के प्रति लॉयल होते थे। लेकिन अब इन्होंने कहा मॉडरेट्स ने कि चुनाव के माध्यम से इन लोगों को लिया जाए। तो चुनाव हालांकि इनडायरेक्ट हुए, लेकिन इन्हीं के प्रयास से इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसके अलावा जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, NOM लिखा हुआ है,
नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी भारतीय लोग अलाउड टू टेक पार्ट इन फाइनेंस मैटर, यानी अब संसद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब किसी फाइनेंस मैटर पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, तो उसमें भारतीय लोग भाग ले सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं, उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का उनको पहले अधिकार नहीं था, इसने इंडियन काउंसिल एक्ट ने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार भी इनको दिया। ठीक। तीसरी बात, अ रेजोल्यूशन पास्ड फ्रॉम ब्रिटेन पार्लियामेंट 1893 में इन्हीं मॉडरेट लीडर्स के दबाव के कारण ब्रिटेन से एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि अब इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम लंदन के साथ साथ भारत में भी होगा। और इसी के रिजल्ट यह हुआ कि 1894 में पहली बार भारत के इलाहाबाद में इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम होने शुरू हुए और फिर कंटिन्यू होते गए। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर, जिसको बेल्बी कमीशन भी कहा जाता है, जब दादा भाई नौरोजी लोगों ने कहा कि भारत से इतना धन निकल करके ब्रिटेन जा रहा है, अंग्रेज लोग भारत का शोषण कर रहे हैं, तो इस बात को जांच करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक कमीशन बिठाई थी जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज बेल्बी, और उन्हीं के नाम पर इनको बेल्बी कमीशन कहा जाता है। 1894 में ये कमीशन बिठाया गया था और उसमें एक मेंबर दादा भाई नौरोजी को भी रखा गया था। पांचवी बात, पब्लिश्ड एन ऑफिशियल न्यूज़पेपर। मॉडरेट लोग जो थे वो कांग्रेस का एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे जिसका नाम था धर्मदर्शक, और इस न्यूज़पेपर के माध्यम से कांग्रेस अपने विचार जनता तक पहुंचाती थी, ब्रिटिश सरकार तक अपने विचार पहुंचाती थी। ठीक है। ट्रेंड पीपल पॉलिटिकली एंड पॉपुलराइज्ड मॉडर्न व्यूज। इन्होंने लोगों के अंदर राजनीतिक शिक्षा का संचार किया, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया और आधुनिक विचार, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मानवाधिकार, ये सब क्या है, इनके बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया। नेशन वाइड अवेकनिंग, पूरे भारत में लगभग सभी धर्म और सभी जात और सभी वर्ग के लोगों में एक जागरूकता लाने का काम भी नेशनल कांग्रेस ने किया। क्रिएटेड अ सॉलिड बेस फॉर फर्दर नेशनल मूवमेंट। आगामी 1905 के बाद जो नया राष्ट्रीय आंदोलन भारत में शुरू होगा वो पहले से ज्यादा प्रभावकारी होगा, तो लेकिन उसकी नींव रखने का काम मॉडरेट लीडर्स ने ही किया। मैनी ऑफ मॉडरेट लीडर्स सच एज रासबिहारी घोष, क्रिस्टोफर पाल, वी एन मांडलिक एटसेट्रा वर इंक्लूडेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इन्हीं मॉडरेट लीडर्स के प्रभाव स्वरूप कई मॉडरेट लीडर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दिया गया, जहां से इन लीडर्स ने भारत के हक में कई संवैधानिक सुधार करने की मांग लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहते हुए उठाई। दे रिप्रेजेंटेड द मोस्ट प्रोग्रेसिव फोर्सेस ऑफ हिज टाइम। अपने समय में जो कुछ बेहतर हो सकता है वो बेहतर करने का काम मॉडरेट लीडर्स ने किया। लर्न न्यू वेज ऑफ एजुकेशन। अंग्रेजों के साथ रहते हुए, उनके साथ काम करते हुए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहते हुए इन्होंने नए नए तरीके सीखे कि किस प्रकार से हमें अंग्रेजों का विरोध करना है, कब हमें अंग्रेजों के विरोध से बचना है, कैसे अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचानी है। ये तमाम नए तरीके मॉडरेट लीडर्स ने सीखे। हेल्प टू फ्रेम इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा भारत की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, इसमें भी इन्होंने काफी मदद किया। जैसे ब्रिटिश सरकार अफगानिस्तान, नेपाल और बर्मा इत्यादि के साथ किस प्रकार का संबंध रखे, उसकी नींव भी मॉडरेट लीडर्स द्वारा रखी गई थी, और उसी प्रकार की फॉरेन पॉलिसी आज भी हमारी चल रही है। कंडक्टेड इंडियन नेशनल सेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल सेशन, कांग्रेस का जो सेशन होता था साल में एक बार, वो एक जगह पर नहीं किए जाते थे। भारत के अलग अलग कोनों में, कभी पुणे में, कभी कलकत्ता में, कभी बॉम्बे में, कभी मद्रास में, कभी इलाहाबाद में, अलग अलग जगह पर किए जाते थे, क्योंकि जब कांग्रेस का वहां पर सेशन होगा तो वहां पर लोग इकट्ठे होंगे और इस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। ठीक है, तो पीपल कम टू नो अबाउट आईएनसी, और भारत के हर एक कोने के लोग ये जान पाएंगे कि कांग्रेस क्या है और क्या कर रही है, ताकि आगे चल करके जब कांग्रेस कहीं से भी कोई आंदोलन शुरू करे तो भारत के कोई भी कोने में बैठा आदमी ये जान जाए कि अच्छा ये कांग्रेस कर रही है और वो जानती है कि कांग्रेस क्या है, तो उसका वो समर्थन कर सके। तो ये महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था मॉडरेट लीडर्स का। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह भी देखेंगे मॉडरेट लीडर्स का, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज, जो है सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस बोथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।